हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR और पॉलिटी पढ़ाता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जज BV नागरत्ना जी ने जो निर्णय दिया उसके संबंध में है, जो कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक के समय पूरे भरण पोषण की ज़रूरत है। लाइफ लॉन्ग CRPC के सेक्शन यानी कि धारा 125 के तहत जो अधिकार अन्य समुदाय के महिलाओं को है, वही अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी होगा। एक फ़ैसला तो ये था, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो आर्टिकल 14 और 15 को बहुत व्यापक तरीके से इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक अपराधी के रूप में दिखाया गया है ED द्वारा अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, जो राउज़वेन्यू कोर्ट में उन्होंने फाइल किया है। उसमें 37वें नंबर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं और 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी खुद भी है। मीडिया वालों का कहना यह है कि ऐसी पहली घटना हुई है जिसमें किसी राष्ट्रीय पार्टी को किसी मामले में अपराधी बनाया गया है। आपको हम बताना चाहते हैं कि पहले हम पहली घटना का जिक्र करेंगे और एक दूसरे वीडियो में दूसरी घटना का जिक्र करेंगे। दोनों का जिक्र एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आएंगे। कल BV नागरत्ना की एक डिवीज़न बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं को, ये एक तेलंगाना का केस है, आपको बता दें, जो अब्दुल समद से संबंधित है। उन्होंने अपने पत्नी को तलाक दे दिया था, जो कि तलाक़ बिद्दत भारत में बैन कर दिया गया है। 2019 में कानून बना करके इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। हालांकि इसमें प्रारंभ में सज़ा 1 ही साल की है, तो इस वजह से, जबकि 2 साल रहने पर माना जाता है कि वो क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन फिर भी इसे क्रिमिनल एक्ट माना गया है, आपराधिक कृत्य माना गया है। और ऐसी दशा में फिर भी अहमद समद ने या अब्दुल समद ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो BV नागरत्ना ने ये फैसला सुनाया कि CRPC की धारा 125 के तहत, ये पुराना केस है, यानी 1 जुलाई से जो नया कानून लागू हुआ है उसके तहत ये नहीं आता, उसके पहले का केस है। तो CRPC की धारा 125 के अंतर्गत जो अधिकार अन्य समुदाय की महिलाओं को है भरण पोषण का, कि ताउम्र यानी पूरे जीवन भर तलाक के बाद उनको भरण पोषण की व्यवस्था उनके की जाती है उनके पति के द्वारा, विशेषकर तब जब उनकी कोई स्वतंत्र इनकम ना हो या सोर्स ना हो, स्रोत ना हो, और वे होम मेकर के रूप में यानी घर संभालने के रूप में काम करती रही हों। और तो ऐसी दशा में उनको उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पूरे बचे हुए उम्र के लिए लेनी पड़ेगी पतिदेव महोदय को। ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय के लिए ही, जैसे तलाक़ बिद्दत के तहत 3 बार फ़ोन पर भी कह कर के तलाक दिया जा सकता है, एक सांस में 3 बार कहने की बात होती है। और उसके बाद जो है वो क्या नाम है कि 90 दिन के पीरियड, अधिकतम 90 दिन के पीरियड, उस तरह से शरीयत कानून के हिसाब से इद्दत, यानी जब मासिक धर्म रजा 16 जब महिलाएं होती हैं तो उस समय केवल देने की मेंटेनेंस, भरण पोषण देने की व्यवस्था है, लेकिन अधिकतम 90 दिन देने की भी व्यवस्था है। यही काम 1978 में मोहम्मद अहमद खान ने किया था, जो कि इंदौर में कोर्ट में एक वकील थे और समृद्ध परिवार से आते थे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी शाहबानो बेगम को, एक्चुअली शाहबानो के नाम से ही जाना जाता है, बेगम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक वैसे जैसे मोहम्मद अहमद खान की जगह शाह का प्रयोग किया जाता है कभी कभी, लेकिन एक्चुअली उनका नाम मोहम्मद अहमद खान है और इनका शाहबानो बेगम है। तो हम शॉर्ट में अगर शाहबानो भी कहें तो शाहबानो बेगम ही माना जाएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस दाखिल हुआ था 1978 में, 78 में पहले वो निचली अदालत में गया और उसके बाद से हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश के गया,
और फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में तो 1981 में ही मामला आ गया था, जब फजल अली ने उसे, जो कि एक डिवीज़न बेंच का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसे एक बड़े पीठ के द्वारा देखा जाना चाहिए। उसमें वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो इस समय DY चंद्रचूड़ उनके पिताजी थे, और उन्होंने ही ये लैंडमार्क जजमेंट दिया भी था। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जिसमें 5 जजेस थे, जिसने 1985 में ये फैसला दिया कि जो शाहबानो बेगम कह रही हैं वो सही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जो जमीयत उलेमा हिंद है, उनके जो तर्क हैं वो निराधार हैं। यानी ऐसी महिलाएं जो कि परित्यक्त होती हैं, यानी अपने पति द्वारा छोड़ दी जाती हैं तलाक के समय, डिवोर्स के समय, उनके जो राइट्स हैं वो धारा 125 CRPC यानी CRPC एक्ट 1973 में संशोधित किया गया था। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था, लेकिन मोटे तौर पर ये वही था जो उस समय था, हालांकि उसे देशी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया था। तो उसकी धारा 125 के अनुसार जो अन्य समुदाय के महिलाओं को अधिकार मिला है भरण पोषण का, कि ताउम्र वो भरण पोषण पाएंगी, वही अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी है। हालांकि निचली अदालत में मात्र 25 रुपये निर्धारित किया था मंथली मोहम्मद अहमद के लिए कि उनको अपने पत्नी को देना है, तलाकशुदा पत्नी को देना है, और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 179 रुपया कर दिया था। 179 रुपया 20 पैसा संभव था जो कि उस देना है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, एक्चुअली मोहम्मद अहमद खान ने ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ इसे चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस का नाम है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था। जैसा मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था जिसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ के पिताजी YV चंद्रचूड़ कर रहे थे। उन्होंने ये फैसला दिया था और उनके अनुसार, यानी उस बेंच ने ये फैसला दिया था, उसके अनुसार CRPC की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का जो अधिकार समाज के अन्य महिलाओं को है, वही अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी होगा। लेकिन इसको लेकर के जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे वो हो हल्ला मचाने लगे। राजीव गांधी ने पहले तो इसको अनसुना किया, लेकिन जब कुछ राज्यों में चुनाव हार गए तो उन मजबूर हुए 1986 में एक कानून पारित करवाने के लिए। उसमें वो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में आए थे। शुरू में तो 414 सीटें थीं, ठीक है, बाद में घटते घटते वो उसकी संख्या भी 404 कम से कम रह गई थी। यानी 400 पार वाला केस अभी तक एक ही बार हुआ है। खैर जो भी है, तो राजीव गांधी ने इसे संशोधित कर दिया था। उस अधिनियम का नाम था मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। यानी मुस्लिम महिलाएं तलाक के समय उनके अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1986। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, यानी CRPC धारा 125 के अनुसार भरण पोषण की जो व्यवस्था उसको पलट करके शरीयत के अनुसार कर दिया था। यानी शरीयत के अनुसार जो अनुमन्य है उसे दिया जाएगा। तो उसमें मैक्सिमम 90 डेज़ पीरियड है। वैसे प्रारंभ में इद्दत पीरियड जो कि जनरली 4 से 5 या 6 दिन का होता है, उसी दौरान देने की व्यवस्था है, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज़ दिया जा सकता है। यही मोहम्मद अहमद का तर्क था कि भाई वो शरीयत के कानून के हिसाब से चलेगा। इसी के आधार पर उसने अपनी दूसरी शादी भी किया है। हालांकि दूसरी शादी जिस महिला से किया था वो काफ़ी उम्र में कम थी, फिर भी उन्होंने शादी किया था। और शाहबानो को जब 1978 में तलाक दिया था तो उस समय उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से 2 तो वयस्क हो गए थे, लेकिन 3 को अभी भी ज़रूरत थी मदद की। लेकिन मोहम्मद अहमद ने मदद देने से इनकार कर दिया था। और इसी को लेकर के शाहबानो बेगम परेशान थीं कि भाई इस जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई आय का स्रोत भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम जाएंगे कहाँ। तो इसको लेकर के वो पहले निचली अदालत गई, फिर उसके बाद से हाई कोर्ट गई। उसके फैसले खिलाफ फिर मोहम्मद अहमद सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको झटका ही लगा। वहाँ उसने CRPC की धारा 125 की व्यापक व्याख्या की और भारत की समस्त मुस्लिम महिलाओं को उसी तराजू पर बराबर पर रखा जैसे समुदाय के अन्य महिलाओं को रखा जाता है।
और ये कह दिया कि ताउम्र ये भरण पोषण देना पड़ेगा और आय के हिसाब से देना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि आप कुछ भी अमाउंट बमाट दे दीजिए तो मान लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में 1985 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है। लेकिन राजीव गांधी, जैसा मैंने बताया, पहले तो कठमुल्लों के दबाव में नहीं आए, लेकिन बाद में उनके दबाव में आ गए जब कुछ राज्यों के चुनाव हार गए और 1986 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट करके फिर से शरीयत का नियम लागू कर दिया। हम आपको बताना चाहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रूप में, एक NGO के रूप में 1973 में AIMPLB के नाम से, जिसको हम आज जानते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना हुई थी। वो मानता है कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ के मामले में वो अंतिम वोटर ही है, यानी वही फैसला करता है और उसके फैसले को मानना है, वो शरीयत के हिसाब से फैसला करता है। हालांकि इमराना केस में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये कह दिया कि भारत में शरीयत कोर्ट का अस्तित्व नहीं है, लेकिन AIMPLB अभी भी कोर्ट तो वो भी नहीं है, लेकिन वो एक संगठन के रूप में मुसलमानों के हितों की वकालत करने का काम करता है, जो कि कई बार जो है भारतीय संविधान के जो स्थापित नियम हैं, चाहे अनुच्छेद 14 हो या 15 हो, उसका उल्लंघन करते हैं। जो भी है, किसी भी तरह से ये शरीयत का नियम लागू करना ही उसका उद्देश्य होता है और इसी को लेकर के वो अपनी बात को आगे बढ़ाता है। 2001 में डेनियल लतीफ़ और शमीमा केस में सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर से 1985 को जस्टिफाई तो किया, लेकिन मुसलमानों को कुछ छूट दे दी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर के, अनुच्छेद 14 और 15 को लेकर के चीज़ें स्पष्ट नहीं की, जिसको गलत तरीके से जिसकी व्याख्या करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलेमा हिंद ने एक्चुअली ये कहा कि भाई मुसलमानों के मामले में जो शरीयत कानून है वही लागू होंगे या जो इस्लामिक कानून है वही लागू होंगे। लेकिन इसे कल बीवी नागरत्ना की बेंच ने क्लियर कर दिया कि नहीं भाई, ऐसा है, अनुच्छेद 14 और 15 के हिसाब से ही फैसला होगा और 14 अगर कहता है कानून के सामने सभी बराबर हैं तो उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों महिलाएं आती हैं और दोनों को CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण का ताउम्र अधिकार है और वो आय के हिसाब से तय होगा। बीवी नागरत्ना ने तो यहाँ तक कहा कि जो महिलाएं होती हैं वो होम मेकर होती हैं, पूरी उम्र अपने घर को संभालने में गुजार देती हैं और अगर उनके पास इंडिपेंडेंट कोई सोर्स नहीं है आय का तो अपने पतियों के ऊपर निर्भर करती हैं। ऐसे में उनका हक बनता है घर चलाने के वजह से कि वो घर की जो आय है उसके हिसाब से वो अपने मेंटेनेंस का निर्धारण करें। दूसरे शब्दों में पति की ये जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है कि वो अपने तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण के लिए पूरा का पूरा खर्चा दे और वो इससे बच नहीं सकता। इसलिए कल से ही ये न्यूज़ सुर्खियों में है और अखबारों और ये जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के सुर्खियों में है। हालांकि अभी तक इस पर कोई रिएक्शन तो हमने नहीं देखा फंडामेंटलिस्ट की ओर से, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं इसकी शुरुआत 2017 में तब हुई थी जब जस्टिस JS खेयर की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने तलाक़ बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक, जो कि मोबाइल फ़ोन पर भी दे दिया जाता है, एक सांस में बस 3 बार तलाक 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 कहने की बात है और एक तरफा दिया जाता है पुरुषों के द्वारा पत्नियों को, यानी पत्नियां अपने पति को नहीं दे सकती। तलाक़ खुला की व्यवस्था नहीं है यहाँ। तलाक़ बिद्दत जो जिसको माना जाता है 17वीं 18वीं सदी में सुन्नी कठमुल्लों ने उसका प्रचार प्रसार किया या कट्टरपंथियों ने उसका प्रचार प्रसार किया, जबकि कुरान में इसका जिक्र नहीं है। तो 3-2 के मेजॉरिटी से, 3-2 के बहुमत से जब 2017 में फैसला दिया गया तो उस समय जस्टिस कुरियन ने बहुमत का नेतृत्व किया और उन्होंने कहा कि भाई चूँकि कुरान में इसका जिक्र नहीं है इसलिए हम इसे नियम नहीं मान सकते। दूसरे शब्दों में, अगर किसी धर्म ग्रंथ के मूल ग्रंथ में इसका उल्लेख है तो हम इसे मान सकते हैं एक कायदे के रूप में, एक नियम के रूप में, लेकिन चूंकि मूल ग्रंथ में इसका कोई जिक्र नहीं है, बाद का एडिशन है, इसलिए हम इसे नहीं मानते। और इस प्रकार से जस्टिस JS खेयर जो कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और एक और उनके साथी ने इस मामले में तलाक़ बिद्दत का साथ दिया था और जबकि 3 जजों ने इसका विरोध किया था, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फ़ैसला दिया था और तत्काल के लिए 6 महीने के लिए ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगा दिया था।
और सरकार से कहा था कि एक नियमित कानून बनाया जाए इस संबंध में। तो वही 2019 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, यानी डिवोर्स की जगह मैरिज कर दिया था ये मोदी सरकार ने। यानी विवाह के समय जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों के संरक्षण के लिए ये कानून बनाया गया और ये 2019 में बना, जिसके तहत 3 बार तलाक कहने की प्रथा को समाप्त कर दिया, उसे आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया गया है और उसमें कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने के साथ साथ 1 साल जेल की सज़ा। हालांकि आपराधिक मामलों में 2 साल जनरली की सज़ा होती है, लेकिन फिर भी 1 साल जेल की सज़ा की गई है और उसे आपराधिक कृत्य भी घोषित किया गया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है तो जो भले ही 1 साल ही जेल में रहना पड़े, लेकिन जो तथाकथित पति होंगे जो डिवोर्स दिए होंगे वो ना तो चुनाव लड़ पाएंगे, ना मतदान कर पाएंगे, ना कोई सरकारी योजना का लाभ ले पाएंगे, ना बैंक में खाता खोल पाएंगे, बहुत सारे काम, ना सरकारी नौकरी पा पाएंगे, बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, ना कोई बिजनेस कारोबार कर पाएंगे। तो एक प्रकार से वो आप मान के चलिए कि आपराधिक कृत्य घोषित करने के ये सब भारी नुकसान है। तो इस प्रकार से ट्रिपल तलाक इस समय बैंड है, लेकिन बावजूद इसके तेलंगाना के मोहम्मद शमीम ने अपनी पत्नी को तलाक दिया। ये तलाक़ बिद्दत के तहत ही तलाक दिया, ट्रिपल तलाक दिया। उसी केस की सुनवाई कल कर रही थी मैडम बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना जी, जिन्होंने कि महिलाओं के पक्ष में, मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला दिया है। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि भाई दोनों पक्षों का अलग अलग मत क्या है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला ये आया है तो इस संबंध में ये डिस्कस करना ज़रूरी था। अब दूसरे टॉपिक पर दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।